नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी के द्वारा जो मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट का जो ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं, तो इस संबंध में एमपीपीएससी के द्वारा एक नया महत्वपूर्ण संशोधित नोटिस आया है, जिसमें आपके कुछ सब्जेक्ट के जो सह विषय होते हैं इनके लिए भी शामिल कर दिया गया है। तो चलिए पहले उस नोटिस को देख लेते हैं। साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं, तो जिसने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो वो फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है, साथ ही किस प्रकार से अपने डिटेल्स को ऐड करना है और फोटो, सिग्नेचर और अन्य सभी दस्तावेज को कैसे आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहले आपको हम नोटिस दिखा देते हैं। साथ ही इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म में आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानी भी बरतनी है, तो वो क्या कुछ रहेगा, तो फॉर्म के साथ आपको पूरी जानकारी यहाँ पर हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाते जाएंगे। तो चलिए पहले उस नोटिस को देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं 4 नवंबर का ये नोटिस आया है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट है जो आपकी, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, इसका जो स्नातकोत्तर की सह विषय है जिसमें आपका संगणक अनुप्रयोग यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन पोस्ट कोड, इसका भी शामिल कर दिया गया है। जो आपका मैथमेटिकल साइंस था, गणित विज्ञान, इसमें आपका जो सांख्यिकी यहाँ पर भी शामिल कर लिया गया, पोस्ट कोड 18 है। और आपका संगीत, इसमें जो अनबद्ध वाद्य है इसको भी शामिल कर लिया, पोस्ट कोड 19। बाकी आपके जो आवेदन की विज्ञापन की शर्तें हैं वो यथावत आपकी रहने वाली हैं। बाकी आपका जो नोटिफिकेशन आया था 15/10/2025 को, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो तो सब्जेक्ट आपके मेन रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर देखिए तो आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर लगने वाली है। इस प्रकार से देखिए, रिजर्व कैटेगरी के 250 प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज, इस प्रकार से आपको ही लगने वाली है। बाकी जो एमपी के बाहर की हैं और यूआर कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज, इस प्रकार से लगने वाला है। बाकी यदि फॉर्म में किसी प्रकार कोई मिस्टेक हो जाती है तो एडिट करने के लिए 50 रुपये आपको अलग से फीस यहाँ पर लगने वाली है। तो ये तो रही फीस। बाकी यदि आप विलंब शुल्क के साथ फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो 3000 रुपये, ये आप देख सकते हैं डेट आपको दे दी गई है। तो लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। बाकी आपके जो पहले से सब्जेक्ट थे यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये सभी जानकारी आप इस प्रकार से पूरा प्रोसेस को आपको यहाँ पर देख लेना है। अब आपके जो मेन सब्जेक्ट थे यहाँ पर जो तो आपके थे वो तो हैं, और इसमें वो जो आपको एक्स्ट्रा दिखाया है वो भी आपके ऐड हो चुके हैं। तो ये सभी आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बाकी इसमें देख लीजिए आपको कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितने सब्जेक्ट हैं। तो इस सभी को आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको अप्लाई यहाँ से करना था। जो आपकी संगीत था आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, इस म्यूजिक था, तो इसमें आपका जो अनुबद्ध संगीत था उसको यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार से आपका जो मैथमेटिक्स था उसको भी शामिल कर लिया है। बाकी आपके जो मेन सब्जेक्ट थे वो आपकी इसी प्रकार से रहने वाली। बाकी ये आपकी एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस है, आप सभी को इसको पढ़ना जरूर है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो पूरे सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। अब चलिए इसकी फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम रहने वाला है। तो सिंपल सा आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर चलना है। तो एमपीपीएससी आप सर्च पर क्लिक कीजिए। आपकी जो पहली लिंक दिख रही इस पर क्लिक करेंगे आप। अब आपकी इस प्रकार की पेज दिखेगा, आपको नीचे को चले जाना स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर देखिए आपके शुद्धि पत्र जो आपको दिखाया है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको क्लिक करके। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आइए आप। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई का, तो यहाँ पर आ जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपका इस प्रकार का नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके सामने जो कोई लिंक दिख रही, इसी लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपको यहाँ पर नीचे को थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए चले आइए। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025, जिसकी लास्ट डेट आपकी 20 नवंबर 2025 रखी गई है। तो आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है आपका। तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इसको एक्सेप्ट कर लेना है, टिक कर देना है आपको इस प्रकार से। इसके बाद जो ब्लू कलर का दिख रहा है राज्य पात्रता परीक्षा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यदि आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे आप तो आपका फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस लिंक पर आपको पहले क्लिक करना ही होगा। इसने जिसने नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं किया तो वो नोटिफिकेशन यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो उसको पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है, और इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है इनको आपको अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़ लेना है।
तो आई एक्सेप्ट पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो अब आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि राज्य पात्रता परीक्षा हेतु एक ऐच्छिक विषय आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको सब्जेक्ट दिखा देते कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, आपका क्रिमिनोलॉजी, आपका डिफेंस स्टडीज, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेनेटोलॉजी आपका साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मराठी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक। अब म्यूजिक में जैसा भी आपका जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है यहाँ पर देखेंगे आप, तो आप उसको क्लिक करके दिखा देते हैं। ये आप देखेंगे तो ये वाला जो आपका यहाँ पर ऐड हुआ, ये आपका नया सब्जेक्ट इसी प्रकार से ऐड हो गया है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, इस प्रकार से पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। योगा, विजुअल आर्ट, उर्दू, सोशोलॉजी, संस्कृत, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, संस्कृत आपका रहा, जो आपका साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल साइंस है। तो इतने सभी सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले। तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको हम डेमो के लिए किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ से हम सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर जियोग्राफी को सेलेक्ट कर देते हैं। अब आपके जो यहाँ पर देखिए स्नातकोत्तर स्तर का विषय चुने, तो इसमें से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जियोग्राफी भी यहाँ पर आ रहा है। और यदि आप लाइफ साइंस वाली अप्लाई हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइफ साइंस सेलेक्ट करते हैं, तो लाइफ साइंस सेलेक्ट करना है। अब इसमें से आपको लाइफ साइंस में कौन से सब्जेक्ट आपको मिल रहा है आपको दिखाई, थोड़ा सा इस पर लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट रहे, इस प्रकार से आपका ये रहेगा। तो आप लाइफ साइंस ही है तो लाइफ साइंस, बायो साइंस है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस है, जो भी आपका। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर हम बॉटनी सेलेक्ट कर दें तो बॉटनी आपका आ जाएगा। और यदि आपका जो भी आपका सब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है कि जो आपका सब्जेक्ट वो आपको सेलेक्ट करना है। बाकी फॉर्म का सभी सब्जेक्ट का प्रोसेस एकदम सेम टू सेम रहने वाला है। तो किसी एक को यहाँ पर हम सेलेक्ट करके आपको यहाँ से दिखा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट या CSIR नेट आपका, या नेट या स्लेट, आपने जो विषय का, जैसे यहाँ पर देखिए लाइफ साइंस आप बॉटनी सेलेक्ट किया है, तो इसके पहले आपने नेट, सेट या यूजीसी नेट जो है वो अपना पास कर लिया है। तो फिर इस सब्जेक्ट को आपको दोबारा से फिल नहीं करना है। यहाँ पर बाकी देख सकते हैं। यदि आप एस करते हैं तो इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि जिन अभ्यर्थी ने विगत वर्षों 2025 से पूर्व यूजीसी नेट की परीक्षा या CSIR नेट है या मध्य प्रदेश स्लेट या सेट के जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन ना करें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप पहले ही पास कर लिए तो आपको यहाँ पर अप्लाई ही नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, जैसे नो है, आपने पास नहीं किया तो नो पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर बाकी वही जानकारी यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यूनतम शिक्षा योग्यता का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम शिक्षा अर्हता का चुनाव करें। तो यहाँ पर देखिए पहले आप कि क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है। यदि आप पास हो गए हैं ग्रेजुएशन में, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और यदि आप फाइनल ईयर में, या देख सकते हैं कि अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में अध्ययनरत है या परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत है। यदि आप फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर में चले तो इसको टिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है। अब यदि आप हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप प्रतीक्षारत हैं, तो आप किस सेमेस्टर में चल रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए। 4th सेमेस्टर में चल रहे हैं आप, या 3rd सेमेस्टर में, या अंतिम वर्ष में। तो जो आपके पास है इस प्रकार से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आगे आपको हम प्रोसेस भी दिखा देंगे जो फाइनल बार है। और यदि कंप्लीट आप पास हैं तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर आपको पास पर यहाँ से क्लिक करना है, तो ये सब क्लोज हो जाएगी। तो वेट कीजिए। अब इसी प्रोसेस में हम दोनों को प्रोसेस दिखा रहे हैं कि जो फाइनल वाले हैं उनको कैसे अप्लाई करना है और जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको कैसे अप्लाई करना है। तो पहले पर हम कंप्लीट वाला दिखा देते जो पास हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी PhD उपाधि धारक है। यदि आप PhD उपाधि धारक है तो यस करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जानकारी फिर आपको देनी होगी। और यदि PhD धारक नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तिगत विवरण। अब जो भी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, तो जो आपको 10th की सर्टिफिकेट है उसके आधार पर ही आपको फिल करना है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप क्या, कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आपका मोबाइल नंबर, यदि इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो बाकी फॉर्म की डिटेल्स तो आप एडिट कर पाएंगे, लेकिन इसकी डिटेल्स आप किसी भी हालत में एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो स्पेलिंग आपको दी गई नाम की, ये ऑप्शन आपको सोच समझ के सावधानी से चेक करके ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपना प्रथम नाम फिल करना है। अब आपका प्रथम नाम जैसा आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम अजय, तो ये आपका हुआ फर्स्ट नेम। अब यदि आपका नाम है कुमार, तो इस प्रकार से आपका एक कुमार है, तो इस प्रकार से मिडिल नेम में आ जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद आपका जो भी कास्ट है यानी सरनेम है, तो आपकी जो भी जाति है वो जाति यहाँ पर आप फिल करेंगे। और यदि आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम मार्कशीट में नहीं लिखा है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, सिर्फ आपको फर्स्ट नेम फिल यहाँ से करना होगा। नेक्स्ट है अभ्यर्थी का जेंडर, तो मेल फीमेल जो भी इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए।
इसको तो अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपका कैलेंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलेंडर को ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। इस प्रकार से कैलेंडर को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपका मंथ आ जाएगा, तो यहाँ पर अपना मंथ को सिलेक्ट कीजिए और आपको डेट को सिलेक्ट कीजिए। तो ये जानकारी से हम आपको सैंपल के लिए फिल कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से ऐसे फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर फादर्स नेम यानी पिता का नाम फिल करना है। जैसे ही इस पर आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखिए सेम टू सेम आपको फिल करना है और सभी जानकारी कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही फिल यहाँ से करना है। यहाँ पर अपनी मदर्स नेम यानी माता जी का नाम फिल कीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि आप मैरिड है तो एस पर टिक करेंगे। थोड़ा आपको यदि आप मेल है तो आपको पत्नी का नाम देना है और यदि फीमेल है तो आपको पति का नाम यहाँ पर देना है। जीवित बच्चों की संख्या सेलेक्ट करना है और क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा, इस प्रकार से इनकी जानकारी देनी होगी। और यदि आप अनमेरिड हैं, अविवाहित हैं, तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो एस पर क्लिक करना है। अब आपकी जो भी कैटेगरी है यूआर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। जैसे आपकी यूआर है तो यूआर को सिलेक्ट कीजिए, यदि एससी है तो एससी को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको जो जाति है आपके कास्ट का नाम या कास्ट का नाम आपको फिल करना होगा। और यदि एसटी है तो एसटी को सिलेक्ट कीजिए और यदि ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट कीजिए और यदि ओबीसी हैं तो ओबीसी को सिलेक्ट करना है। लेकिन एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है फिर ओबीसी के लिए कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, यदि क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन यहाँ से नहीं मिलेगा, आप यूआर से यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। और यदि नॉन क्रीमी लेयर में आती है तो फिर आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपकी कैटेगरी यहाँ से ओबीसी आ जाएगी। इसके बाद आपका जो जाति यानी कास्ट का नाम है वो कास्ट का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे को आ जाना है। अब आप यदि एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी होता है स्थायी जाति, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो जारी करते का पद नाम किसके द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है, जैसे आपका एसडीएम या एसडीओ के द्वारा इशू हुआ है तो इस प्रकार से आप इसको फिल कीजिए। इस प्रकार से किस जिले से आपका इशू हुआ है तो यहाँ पर जिला दिख रहा है, तो अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से जिला आ जाएगा। आपका जो प्रमाण पत्र क्रमांक है, अब आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है डिजिटल जाति प्रमाण पत्र का, इस प्रकार से आपका कुछ होगा, जैसे आपको दिखा देती हैं। इस प्रकार से आपका कुछ होगा जाति प्रमाण पत्र नंबर, इस प्रकार से आपका जो भी नंबर है इतना इस प्रकार की आपकी सीरीज चल रही है, तो वही आपका जो जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर वही आपको इस प्रकार से पूरा फिल करना है। इसके तक किस डेट को आपका जारी हुआ है, इशू हुआ है, तो इशू होने की डेट आपको फिल कर देनी है। इसको नेक्स्ट आपका दिव्यांगता या डिसेबिलिटी का प्रकार, तो क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, यदि आप हैं तो एस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी की कैटेगरी देनी होगी, तो यहाँ पर देखिए क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, यदि किया गया है तो आपको यहाँ पर एस कर क्लिक करना है। अब आपको डिसेबिलिटी का प्रकार देना है, किस प्रकार की है, अस्थि बाधित आपकी जो लोकोमोटरी है डिसेबिलिटी, विजुअल हैंडीकैप हैं आप, श्रवण बाधित हैं, तो जो भी आपकी है इस प्रकार से इसको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब आपका कितनी प्रकार की परसेंटेज है आपकी डिसेबिलिटी है, तो आपको 40% या इससे अधिक है तो यहाँ पर आपको जो भी डिसेबिलिटी वो फिल करना है। यहाँ पर डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र फिल करना है, उसका क्रमांक आपका जो सर्टिफिकेट नंबर वो फिल करना है और किस डेट को इशू हुआ था वो फिल करना है। यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का प्रकार देना है, आपका परमानेंट है या टेम्पररी है, इस प्रकार से जो भी है इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा का आवश्यकता है, तो अब यदि सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर आपका एग्जाम होता है और आपको वहाँ पर जाने में समस्या होती है तो आपको नीचे ही हॉल में आपको व्यवस्था कर दी जाएगी। यदि आपको इस प्रकार की आवश्यकता है तो फिर आप एस करेंगे, इस प्रकार से रहेगा। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, आपकी ऑप्शन क्लोज यहाँ से हो जाएंगी। नेक्स्ट अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, यदि आप किया गया है तो एस करेंगे आपको, यदि नहीं किया गया है तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि ऐसा है तो एस करेंगे, नहीं आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, यदि चल रहा है तो एस करेंगे और नहीं चल रहा है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि आपको कभी डिवेयर किया गया है, कभी परीक्षा से आपको कोई नकल प्रकरण या किसी प्रकार कोई समस्या इस कारण से आपको विवर्जित किया गया है, यदि किया गया है तो यस, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है इस पर भी। नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं, तो जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर है यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट आपको दी गई है। तो इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एमपी के हो चाहे एमपी के बाहर की हो, तो इतनी सिटी में आपको एग्जाम सेंटर मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, तीसरा एग्जाम सेंटर इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए और आपका चौथा एग्जाम सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हाई स्कूल यानी 10th की जानकारी देनी है, तो उत्तीर्ण परीक्षा नाम यहाँ पर आप इस प्रकार से हाई स्कूल भी लिख दीजिए, इस प्रकार से हाई
स्कूल। अब इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करके फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रणाली। तो आपका डिवीजन या ग्रेड सीजीपी सिस्टम था, या आपका डिवीजन सिस्टम था। यदि आपका सीजीपी या ग्रेड सिस्टम था तो फिर आपको पूर्णांक और प्राप्तांक यानी आपकी ग्रैंड टोटल और ऑप्टिमम मार्क ये फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर परसेंटेज ही फिल करना होगा। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो फिर डिवीजन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट फिल करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर 10th में ऑल, जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से सब्जेक्ट फिल कर सकती हैं। और आप चाहें तो जो 10th में आपकी जितनी सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे 6 आपकी सब्जेक्ट रहे हैं तो 6 ही सब्जेक्ट के आप यहाँ पर नाम लिख सकती है, लेकिन आपको बीच में एक सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट के बाद आपको कोमा नहीं लगाना है। या सबसे अच्छा तरीका आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख सकती है। इसको नेक्स्ट आपका पूर्णांक, तो आपका ग्रैंड टोटल कितना था 10th में, इस प्रकार से फिल करेंगे। आपका जो भी था थोड़ा सा इसको चेक कर लेना है, जो भी आपका ग्रैंड टोटल था वो फिल करना है। प्राप्तांक आपको कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए आपके जो भी प्राप्त हुई है इस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पर परसेंटेज आपके ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगी। इसके बाद डिवीजन फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड से आप हैं पास। इसके बाद अपना बोर्ड का नाम, तो आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से फिल करना है। जैसे आप एमपी बोर्ड के हैं तो एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। या अदर स्टेट बोर्ड है जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, या आपका सीबीएसई, जो भी इस प्रकार से अपना फिल कीजिए बोर्ड का नाम। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष यानी 10th आप किस वर्ष पास हुए वो फिल करना है। और आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा या 11th जो भी आपके पास है इसको सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल कीजिए, हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। या इंटरमीडिएट आप लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं। और आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो भी डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद वही आपका ग्रेड सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है वो फिल करना है। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम लिखना है। तो 12th में आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको 12th की सभी सब्जेक्ट लिख देने कैसे लिखना है, तो आपके जैसे मान लीजिए जो भी मेन सब्जेक्ट रहे जैसे आपका हिंदी, इस प्रकार से हिंदी। इसके बाद यहाँ पर जैसे हमने हिंदी लिख लिया, अब आपको इसके बाद आपको इस प्रकार का कॉमा आपको नहीं लगाना। देखिए इस प्रकार का कॉमा आपको नहीं लगाना है, जो आपको दिख रहा है ये नहीं लगाना। आपको सिर्फ एक बार स्पेस देना है। आपको इस प्रकार से हिंदी लिख दिया, एक बार स्पेस दीजिए। इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपका मेन सब्जेक्ट रहे 12th में वो इस प्रकार से देंगे आप। इसके बाद पूर्णांक कितना था तो जो भी आपका पूर्णांक था इस प्रकार से अपना पूर्णांक को दीजिए। आपको प्राप्तांक नहीं ऑप्टिमम मार्क को कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से अपने ऑप्टिमम मार्क दीजिए। और यहाँ पर आपको परसेंटेज यहाँ से आपको आ जाएंगी, जो भी आपके परसेंटेज बन रहे हैं, किस डिवीजन से पास हुए हैं वो फिल करना है। इस प्रकार से अपनी बोर्ड का नाम, किस वर्ष आपने 12th पास किया वो, और आपका रोल नंबर, इतना आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन आपने जो भी सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए बीएससी किए हैं तो बीएससी, और यदि आप आर्ट से हैं तो आर्ट की आपको यहाँ पर बीएससी या बी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो फिल करना है। ग्रेड सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था, यदि सीजीपीए था तो वो फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फिर ग्रैंड टोटल और ऑप्टिमम मार्क आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको अपने परसेंटेज कैलकुलेट करके वहाँ से फिल करना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो डिवीजन को, अब आपकी जो बीएससी जैसे अपने ग्रेजुएशन फिल कर रहा है तो बीएससी में ग्रेजुएशन में कौन कौन सी सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इस प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं इस प्रकार से आपको फिल करना है। और इसी प्रकार से यदि बायो के अलावा आप जैसे मैथ है और अन्य कोई भी स्ट्रीम है आपकी या बीए है तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं वो आपको फिल करना है। इस प्रकार से मेजर सब्जेक्ट आपका जो है ग्रैंड टोटल कितना था वो फिल करना है आपका। और आपको ऑप्टिमम मार्क कितने प्राप्त हुए हैं, प्राप्तांक आपके कितने प्राप्त हुए हैं वो फिल करना है, और इसका परसेंटेज। और यदि आपका सीजीपी सिस्टम था तो फिर आपको डायरेक्ट सीजीपी आपको फिल करना है। यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी, तो आपको जो भी आपकी परसेंटेज है इस प्रकार से आपको परसेंटेज आपको फिल यहाँ से कर देना है। किस डिवीजन से पास हुई तो वो आपको फिल करना है। आपकी अपनी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पर किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन पास किया वो फिल करना है। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट फिल करना है। इसके बाद स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको जैसे बॉटनी से आप एमएससी किए हैं तो इस प्रकार से एमएससी आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर आपको ग्रेड सिस्टम या सीजीपी सिस्टम हो या डिवीजन सिस्टम जो भी आपका इस प्रकार से फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज यहाँ से फिल करना है, जो आपकी जो भी परसेंटेज रहे इस प्रकार से आपकी परसेंटेज आ जाएगी। किस डिवीजन से फर्स्ट या सेकंड वो आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, किस वर्ष पास किए हैं वो, पासिंग ईयर और रोल नंबर। और मान लीजिए यदि आप फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो फिर आपको किस प्रकार से फिल करना है तो वो आपको और समझा देते हैं हम थोड़ा सा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर सभी डाउट क्लियर होते चलें। तो मान लीजिए यदि फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में चल रहा है तो वो फिल करना है। अब यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं आप, तो अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखिएगा, थोड़ा सा पेज लोड हो जाता है, आपको देखते हैं। तो जैसे इस पर सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए आपको
चयनित अर्हता हेतु वर्ष सेमेस्टर का चुनाव करें। तो किस सेमेस्टर में आप चल रहा है, जैसे हम चतुर्थ सेमेस्टर में हैं या तृतीय सेमेस्टर में हैं या स्नातकोत्तर में हैं। तो मान लीजिए सब तृतीय सेमेस्टर में चल रहे हैं तो तृतीय सेमेस्टर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, फिर समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। अब आपको इन्होंने बोला है कि नोट, यदि अभ्यर्थी संबंध विषय में स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो पूर्वार्ध के अंकों का पूर्णांक का विवरण और स्नातकोत्तर की तृतीय सेमेस्टर की आवेदक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कुल अंकों के पूर्णांक का विवरण और स्नातकोत्तर की चतुर्थ सेमेस्टर के जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के पूर्णांक फिल करना। जैसे यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करेंगे आप, तो अब आपके जो पूर्णांक हैं अपने सेमेस्टर की मार्कशीट को देखिए, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर और सेकंड देखिए, यदि थर्ड से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का आपको पूर्णांक जो भी टोटल थे वो फिल करना है यहाँ पर आपको, और सेकंड के दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पर पूर्णांक फिल करना है, फिर उसका यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना है। इस प्रकार से रहेगा। और यदि आप यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर कर देते हैं, यहाँ पर देखिए आप, और यदि आप यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आपको फिर फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर प्लस थर्ड सेमेस्टर, इसके जो पूर्णांक हैं यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, देख लीजिए कि स्नातकोत्तर के अध्ययन प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक, यहाँ पर प्राप्तांक एवं पूर्णांक का विवरण आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये आपका पूर्णांक है। तो अब जैसे 3 सेमेस्टर के आपको देना है, मान लीजिए, तो जो भी आपके पूर्णांक है आपकी मार्कशीट में देखेंगे आप तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका पूर्णांक है इस प्रकार से, जैसे आपका पूर्णांक था 600, फॉर एग्जाम्पल के लिए 600 था, तो अब फोर्थ से फिल कर रहे हैं आप, तो आपको इस प्रकार से आपका आ जाएगा 500, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। और यदि फोर्थ में आ जाती तो आपका 600 हो जाता फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ये आपकी मार्कशीट में लिखा रहेगा, तो वो आपको इस प्रकार से फिल करना है। अब आपको जो ये तो रहा पूर्णांक, इसमें से आपको कितने प्राप्त हुए वो आपको फिल करना है। तो जब मार्कशीट में देखेंगे तो सब कुछ आपको लिखा रहेगा, उसमें से आपको देख के यहाँ से फिल करना है। और यदि फाइनल सेमेस्टर के आप हैं या फाइनल ईयर के, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। और फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बोलिए, बेझिझक आपको हम वहाँ पर बता देंगे किस प्रकार से आपको फिल करना है। और हालांकि प्रोसेस बिल्कुल आसान सी है, आप मार्कशीट को सामने निकाल के रख लीजिए तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। इसको देखना, जो ग्रेड CGP सिस्टम दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है कि ग्रेड या CGP के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप इसमें से किसी विसंगति हेतु मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा या रहूँगी, तो इसको टिक करना है। अब आपका वर्तमान पता यानी पत्राचार हेतु जो वर्तमान पता है वो आपको फिल करना है। तो आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जिला को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, पिन कोड फिल करना है और लैंडमार्क। अब यदि इसके में लैंडमार्क नहीं है कोई विशेष, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से NA भी लिख सकते हैं। इसका आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ से फिल करना है। नेक्स्ट आपका स्थायी पता। अब आपका यदि वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो उस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों फिल हो जाएंगे, और यदि अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो मिनिमम फोटो आपको 20 KB और अधिकतम 100 KB तक आपको JPG फॉर्मेट में, और सेम इसी प्रकार से सिग्नेचर। तो अब आप फोटो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी है वो पहले पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर पहले फोटो के बारे में पढ़ लीजिए। इन्होंने क्लियर बोला है कि जो आप फोटो लगा रहे हैं तो फोटो में आप किस प्रकार की फ़ोटो रहेगी आप समझ लीजिए। इस प्रकार से आपका पूरा चेहरा देखना चाहिए, प्लस फोटो खींचने की डेट यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो खींचने की डेट, और यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए। और फोटो आप देख लीजिए 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फोटो आपका वाइट बैकग्राउंड का यहाँ पर होना चाहिए। वहाँ की देख सकते हैं यहाँ पर लाल पीली नीली, आपको काली इस प्रकार की नहीं लगाना है, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए और फोटो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए। प्लस आपका फेस, टोपी, चश्मा, काला चश्मा आपको वगैरह ये सब कुछ आपको नहीं लगाना है, इस प्रकार से आपको देख लेना है। और खासकर आपका नाम और डेट जरूर होना चाहिए, वो भी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहना है। और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी आपका नाम, पिता का नाम, जन्म आदि जानकारी दी जाएगी, तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। और यहाँ पर देख लीजिए बाकी, तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो को, और यदि फ़ोटो अपलोड करने में समस्या आ रही है, इनवैलिड फाइल का समस्या आ रही है, तो इसकी जो फ़ोटो है इसकी रिसर्च करने का पिक्सल विथ हाइट का हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें आपको जो प्रोसेस बताई उसको इस प्रकार से ट्राई करेंगे आप, और यहाँ पर आप अपलोड करेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर को, तो आपकी फ़ोटो सिग्नेचर आसानी से अपलोड हो जाएगी। और अपलोड करने के बाद जो चेक बॉक्स दिख रहा है इन पर टिक जरूर करना है आपको इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब फोटो गैलरी से सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस प्रकार से शो होने लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपनी ईमेल ID, और ये आपको सही फिल करना है। और एक बात और, मोबाइल नंबर और ईमेल ID सही फिल करना है, क्योंकि जब यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो यदि फॉर्म को एडिट करते हैं तो जो आपका मोबाइल नंबर इस पर पहले एक OTP आता है, जब वो OTP आप फिल करते हैं तभी आपका फॉर्म एडिट होता है। तो आपको सही फिल करना है, इसमें गलती कोई भी नहीं करनी है। और इसके बाद आपका पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा, इसको चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है, इसको टिक कीजिए।
और इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बचा क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का पॉपअप दिखेगा तो यहाँ पर आपको नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस सब कुछ आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है। और इनमें आपकी कोई गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, खासकर इनमें आपके ऊपर के नाम है। यदि इनमें कोई गलती कर देते हैं तो आपको फिर बाद में समस्या होगी, आपका खासकर आपके नाम की स्पेलिंग तो आपकी एडिट नहीं होगी। तो आपको यदि देख लेना है कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप सुधार लीजिए और आपका सब कुछ सही तो फिर आपको ओके पर यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे ओके पर क्लिक कर देते हैं तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपको भुगतान नहीं दिख रहा है और आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ है, ऊपर देखिए एक आवेदन क्रमांक। तो पहले उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको नीचे को आना है तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करती हैं तो 250 रुपये ये और 40 रुपये, इस प्रकार से 290 लगेगा। और यदि आप अनरिजर्व के हैं तो आपको अलग से फीस दिखेगी, अलग 540 रुपये आपको दिखेगी। तो इस प्रकार से आपकी कैटेगरी के अनुसार डिपेंड रहेगा। तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना है तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इस तरह को पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन रखेंगे। तो डेबिट कार्ड, यूपीआई, इनके माध्यम से किसी के माध्यम से आप अपनी गेटवे के माध्यम से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट आपको जरूर ले लेना है। और वहाँ से यदि आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, बाहर आ चुके हैं, तो एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। तो जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे आप। यहाँ पर फिल करेंगे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पर फिल करेंगे आप इस वाले ऑप्शन में और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर दोबारा से ओपन हो जाएगा। आपको अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर देना है। और यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया है तो आपको दोबारा से रिप्रिंट लेना है। फॉर्म का रिप्रिंट लेने की आपको ये वाला ऑप्शन देखा डुप्लीकेट रिसिप्ट या एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को फिल करके लॉगिन करेंगे तो पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर ओपन दिखेगा। आपके फॉर्म में यदि भुगतान नहीं दिख रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं, आपके फॉर्म का आपको प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। और यदि पेमेंट आपकी नहीं हुई तो पेमेंट भुगतान नहीं इस प्रकार का दिखेगा तो आपको अपनी फीस की पेमेंट यहाँ से कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। और यदि आपको फॉर्म से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या रही तो यहाँ पर एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन में देखेंगे सबसे लास्ट पेज नंबर 22 पर, तो एक यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकती हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।